फिजिकली इसको भी होता है। अगर कोई ऐसा कुछ ठीक है। अगर आप इस लूप में एक इक्वेशन लिखोगे, सपोज करो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, हाँ, करंट सोर्स के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कुछ करंट होगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम वो फाइंड नहीं कर पा रहे, इसीलिए उस मेश या उस लूप को हम लोग ऐसा मर्ज कर दे रहे हैं कि हमको उसके थ्रू जाना ही ना पड़े। ठीक है, इसके थ्रू अब ये क्यों हमको क्यों सुपर मेश होगा ये फिर ठीक है। इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, -r(r1) देखो चलोगे -b = 0। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, b -r2 = 0। फाइन, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों में b को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, इसको बदल देंगे ये कर सकते हैं, तो -r1 -r2 -r2 अब ये सेम इक्वेशन भी आप पूरे लूप का लिख सकते हो। जब आप पूरे लूप का इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, -r1 अगर यहाँ पे i को होगा -r1 i1 -r2 i2 हाँ इक्वल्स टू 0। तो जो इक्वेशन हम पूरे लूप में लिखेंगे वही सेम इक्वेशन हमको ऐसे मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं, इसको ओवरपास, इसको बाईपास करके हम लोग एक कंप्लीट लूप में इक्वेशन लिखते हैं, इसको हम लोग सुपर मेश बोलते हैं। तो जहां पर भी करंट सोर्स अकेला प्रेजेंट है दो मेश के बीच में, दैट इज द सुपर मेश। और जहां पे वोल्टेज सोर्स दो नोड्स के बीच में है वहां पे वो सुपर नोड हो जाता है। क्लियर है? मेन नोशन इसका यही है कि आप एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस करंट नहीं निकाल पा रहे हो, एक करंट सोर्स के अक्रॉस आप वोल्टेज नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको दोनों के बीच का अब उसके लिए सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। तो आप उस नोड को एक कंप्लीट नोड या फिर उस मैश को एक कंप्लीट मैश, बड़ा मैश मान करके हम उसमें काम करेंगे। फाइन, ओके। Today is the second last class of the module. आज and next class में means by Saturday we'll complete the first module, that is DC circuit. ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस करना है अभी कर लो अच्छे से, क्योंकि फिर नेक्स्ट मॉड्यूल जो बेसिक आ जाएगा तो फिर और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी आपकी प्रॉब्लम्स की एंड और कन्वेंशंस एंड नोटेशंस। ठीक है, सो दो क्लास में डीसी सर्किट का मॉड्यूल खत्म होगा एंड डीसी सर्किट फिर सो मैक्सिमम पावर हमारे क्या होता है कि हम लोगों ने ये पता कि हम लोगों को ये बोला गया कि थेवेनिन सर बोले कि जब
किसी भी सर्किट को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स को यूज करके, ठीक है। एंड एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स को पैरेलल में करके किसी भी सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, ये कहना था थेवेनिन सर्किट। अब उसके बाद क्या बोला गया कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल रहती है, ठीक है, इफ आर थेवेनिन विल बी इक्वल टू आर एल, जो सर्किट है वो आपको मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है, उस सर्किट से आप मैक्सिमम पावर ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो कैसे वो ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, जब भी आप किसी भी चीज का मैक्सिमम मिनिमम निकालते हो तो हमको क्या करना है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस? मैथ्स पढ़ रहे हो ना जी? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर। अरे पहले इक्वेशन तो निकालो सालो। चलो क्या इक्वेशन? भाई ये जो हम लोग लिखे हैं ये नॉर्मली लिख सकते हैं। अब क्या है पावर, क्या है आई स्क्वायर, हाँ यहाँ पर से अगर आप उसको आई ले, आई इज इक्वल टू VTS बाय तो जिसमें अगर मैं लिखता हूँ VTS बाय अब मेरे को बताओ dt L by DRL क्या होगा? We have this dPL by DRL क्या होगा? इसको हम लोग जीरो से स्प्लिट करेंगे, आपको क्या मिलना है? ये तो कर सकते हो। RTH और RL बराबर आ जाएगा। RTH और RL बराबर आ जाएगा इसको, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करेंगे तो। इक्वेशन बता दें क्या? इक्वेशन बताओ। VTH का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, VTH का होल स्क्वायर कॉमन लीजिए, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर माइनस RTH प्लस RL का होल स्क्वायर माइनस 2RL 2RL ब्रैकेट में RTH प्लस RL RTH प्लस RL पूरा क्लोज करिए बाई RTH प्लस RL टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। सब लोग का ऐसा आया? यस मैम। सो अभी इसको जीरो करोगे तो क्या होगा? ये पोर्शन अपने आप गायब हो जाएगा, ये पोर्शन अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल्स टू चला जाएगा, एक ये गायब हो जाएगा, ठीक है। RTH plus RL will be equal to 2RL, so RTH will be equal to RL. Fine. ये डेरिवेशन सब लोग कर सकते हो, नॉट अ डिफिकल्ट वन। अब ये मैक्सिमम है, ये कैसे पता करेंगे हम लोग?
मैम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे डबल डेरिवेटिव से, ये करेंगे। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया इसी वैल्यू पे तो वो मैक्सिमम। चलो ये भी करके बताओ क्या आ रहा है। आप Yes, सबके पास गाइडेंस है? एक मिनट बता रहा हूं। ठीक है, इसको डबल डिफरेंशिएट करो। You will get something like VDX square by minus VDX square by 8 RDX. And since यहाँ पे माइनस है, since यहाँ पे माइनस है, तो you can say कि this is less than 0. So हमारा केस मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट है तो हाथ उठाओ पहले। श्रीशा क्या डाउट है बताओ। मैम डबल डिफरेंशिएट अगर नहीं भी करे तो पावर का ग्राफ बनाएंगे तो उससे तो पता चल ही जा रहा है कि सिर्फ एक मैक्सिमम पॉइंट ही आएगा उसमें। हाँ, पावर का ग्राफ बना के कर सकते हो, बट जो प्रोसेस है, जब भी आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हो तो उसका अगर हम डबल डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू नेगेटिव आई तो हमको डायरेक्टली पता चल जाता है कि वो मैक्सिमा का केस है। अगर ये प्लस है तो वो मिनिमा का केस है, ठीक है? तो वो प्रोसेस हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके कभी कोई मैम, बोले ये कि बिल्कुल हमने डबल डिफरेंशिएट नहीं किया, डायरेक्टली कर लिया, सपोज फॉर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा वैल्यू हो सकती थी, ठीक है? तो वो चीज को हम अपना प्रूफ कंप्लीट कर रहे हैं कि हम डबल डिफरेंशिएट करके बताते हैं कि दिस इज द मैक्सिमा वैल्यू ओनली। ओके इसको डाउट आउट। सो इस केस में अगर हमारा ये, अब इसको इरेज कर दूं? यस मैम। यस मैम। सो आपका RL का वैल्यू RTH की वैल्यू के इक्वल हो। पावर आपका था V स्क्वायर बाय RL प्लस RTH इनटू RL। अभी RL के जगह RTH का इसको कन्वर्ट RTH में लगाओ तो बताओ कि क्या वैल्यू हो सकता है मैक्सिमम पावर। P max की क्या वैल्यू है? VTH by 4RL, VTH whole square by 4RL. सबका ये आया? यस मैम। ओके, तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है? कि अगर you have this kind of, you have the condition for maximum power, आपका RL का वैल्यू ये है, VTH की वैल्यू ये है, तो what will be the maximum power that you get? तो ये फॉर्मूले से डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो, ठीक है? जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, जस्ट चेक कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो you need not do everything, you just आप फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, that is enough, ठीक है? लेकिन जब आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिर 10 मार्क्स का या 5-10 मार्क्स का, मतलब इफ इट इज अ लार्जर नंबर, आपको कुछ पार्ट आपको थोड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा, या फिर जब आप इक्वेशंस लिख रहे हो या फिर जब आप नोडल या मैथ्स कर रहे हो तो वहां पे आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि या इट इज देयर। लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि आंसर है, कैलकुलेटर है आप सबके पास, आप तुरंत सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन के मार्क्स भी कितना है कि वो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रही है, राइट? Is it asking for a solution also, or is it asking just for the equations and final output, right? So you need to check upon that, right? So इसका statement at least लिख लो, so that, okay, one more thing, ग्राफ कैसे बनेगा? It will do something like this. This is the P है,
इधर आ रहा है, this is the maximum power. मैम उधर लीनियर है क्या? क्या लीनियर है क्या वहाँ शुरू में? लीनियर नहीं है, इधर से थोड़ा इधर से ऐसे इंक्रीज किया फिर वो डिक्रीज कर दिया। लीनियर ग्राफ कैसे आएगा, पावर है। मैम एक्स एक्सिस में RF होगा या RL होगा? RL एक्स एक्सिस RL है, हेलो गुड मॉर्निंग सर, बोलिए तो बोलिए क्या होगा क्लास में। क्या होगा? ठीक है, ओके। ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा, RL है इधर एंड RTH वाले पॉइंट पे यू विल गेट द मैक्सिमम पावर, राइट। सो इसका स्टेटमेंट लिख लो एंड देन एक दो क्वेश्चन करके वी मूव ऑन फॉर द प्रोजेक्ट। इन डीसी सर्किट देखो, डीसी का और एसी का ये चीज मैक्सिमम पावर आपके एसी सर्किट में भी काम करेगा। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके एसी सर्किट में भी काम करेगा। एसी सर्किट में क्या हो जाता है, मैं बस थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ, जो पढ़ो तो वहां कुछ आपको और क्लियर हो जाएगा। जो आपका अभी डीसी में बस हम लोग आर रेजिस्टेंस में अभी तक बात कर रहे हैं, एसी में जेड में बात करेंगे। दैट इज ये आपका कंप्लीट इम्पीडेंस रहेगा, ठीक है। दैट विल बी R plus jX समथिंग इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एसी सर्किट, तो मैक्सिमम पावर क्या होता है, इफ दिस शुड बी इक्वल टू, अगर RTH या फिर ZL should be equal to RTH का conjugate। अगर RTH का conjugate से equal रहेगा तो the circuit will provide maximum power। So क्या value हो जाएगा, if this is R plus JX, ZL will be R minus JX for maximum power, ठीक है। ये आपके एसी सर्किट की कहानी में आएगी, बट नाउ वी आर डीलिंग विद डीसी, तो लेट्स राइट इन रिस्पेक्ट टू डीसी सर्किट, ओके। इन डीसी सर्किट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड, स्टेटमेंट लिखो, इन डीसी सर्किट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड from a source to load, from a source to load, when load resistance is made equal. In DC circuits, maximum power is transferred from source to load, when load resistance is made equal to the internal resistance of the source. Load resistance is made equal to the internal resistance of the source as viewed from the load terminals with load removed and all EMF sources replaced by their internal resistances.
I'll repeat again. In DC circuits, the maximum power is transferred. The maximum power is transferred to the load, from the source to the load, when the load resistance is made equal to the internal resistance of the source, as viewed from the load terminals, with load removed and all EMF sources replaced by their internal resistances. ठीक है, सो इस चीज जो स्टेटमेंट लिखाया गया उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. द थिंग व्हाट इट इज टेलिंग इज द सेम कि आपका जब एक वोल्टेज सोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स V और इसका एक V इंटरनल होगा. द सेम थिंग जो आपका थेवेनिन में दिखता है आपको, एक VTH एक RTH. तो अगर RTH is the internal resistance if the voltage is VTH, ठीक है, and if it can be जो आपका लोड है that should be equal to RTH for maximum power to flow. अभी क्या है कि efficiency इस केस में if we talk about efficiency, के अंदर क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट. ठीक है, तो आपका आउटपुट पावर क्या होगा, I स्क्वायर आ रहा है. इनपुट पावर क्या होगा, मतलब आपका एफिशिएंसी हो गया 50%. तो इस बात को एक रिमार्क या फिर एक नोट बना कर लिखो कि जब मैक्सिमम पावर मिल रही है, when the cases of maximum power, the efficiency is only 50%. ठीक है, although you are getting the maximum power, but the efficiency what you will get from the system will be of just 50%. So please write the statement. It will be better for you. The circuit efficiency at maximum power transfer. Is only 50%. As one half of the power generated. Is dissipated in the internal resistance of the source. As one half of the power generated is dissipated in the internal resistance of the source. ठीक है, इतना क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो. मैम एक बार और रिपीट कर दिए ना स्टार्टिंग वाला, एफिशिएंसी वाला. हाँ. The circuit efficiency at maximum power transfer.
is only 50%, is only 50% as 1/2 of the power generated, as 1/2 of the power generated is dissipated in the internal resistance of the source, is dissipated in the internal resistance of the source. Okay, ये OPIP मतलब आउटपुट इनपुट है. Okay, कंफ्यूज मत हो जाना. Okay, write a question. A question बता दो. You have to calculate the value of Rn. What will be the value of Rn when to which maximum power may be transferred from the circuit? To which maximum power can be transferred to the circuit? And we have to also determine the value of Pmax. Okay. हमको ये बोला जा रहा है कि हमारे पास ये सर्किट है एंड इस सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है. तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, इसको एडिट कर लो. हमको पूछा गया है कि RS की वैल्यू क्या है एंड Pmax की वैल्यू क्या है. ठीक है, प्रोसेस क्या होगा हमारा? प्रोसेस में कुछ नहीं है. हमको इसका भी इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे. थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले लोड को डिस्कनेक्ट करेंगे. इस टॉपिक को ये भी मान लेते हैं. लोड को डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे VOC निकालेंगे. VOC निकालने के बाद वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, इधर से R टर्मिनल निकालेंगे एंड जो वैल्यू आपका R टर्मिनल का होगा दैट वैल्यू विल बी ऑफ लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू. तो आई होप आप मेरे को सॉल्यूशन बताओगे. आई वांट आंसर्स फ्रॉम योर साइड. VOC की वैल्यू क्या आ गई? 40 वोल्ट्स 40 और 40 वोल्ट्स. और आपका R थेवेनिन की वैल्यू क्या आ रही है? 220/3 सबकी यही वैल्यू आ रही है. 220/3. यस मैम. 20/3. ठीक है. तो आपका RL की वैल्यू क्या हो जाएगी? 220/3. Pmax की वैल्यू क्या थी? V²
4 RTH, ठीक है। अब BTH के वैल्यू आपको पता है, RTH की वैल्यू पता है, ये वैल्यू बताओ Pmax की वैल्यू क्या आ रही है? 5.45 This is 5.45 watts. इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो, we'll move to the next question. This is just an extension you can say for Thevenin theorem, ठीक है। Thevenin के आगे थोड़ा सा बढ़ जाने से सबको समझ में आ गया? We'll do one more question and then we'll move for the other part. Simple question, more difficult question. ठीक है। अगेन you have to find what is the value of RL and what is Pmax. तो यहाँ पे क्या होगा, जब करंट सोर्सेस सेम आपके ऐसे पैरेलल में लगे ट्रांसफॉर्मेशन करंट सोर्सेस टुगेदर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन उनका डायरेक्शन क्या है। Ma'am, that is 0.8 and 0.9. Yeah, this is 0.8, this is 0.9, this is 1. तो करंट सोर्सेस को ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अगर वही ये वैल्यू इधर नेगेटिव हो जाती तो ये 0.8 minus 1 plus 0.3 ये वैल्यू है, ठीक है। तो you need to take care of that. डायरेक्शन करंट सोर्स का डायरेक्शन चेंज करना है इस मॉड्यूल में, ठीक है। ये have this kind of scenario. अब इसको आप सोर्स कन्वर्जन से भी केस आगे में कन्वर्ट कर सकते हो। बताओ आरएल और Pmax की वैल्यू बताओ। RL वैल्यू 100 ohms और VTH तो 270 volts और पावर आएगा 182.25 watt. Yeah, you're right. यहाँ से तो आपको डायरेक्टली भी दिख रहा है कि VTH और RTH will be same, ठीक है, मतलब ये आपका नॉर्टन का जो नॉर्टन का सिनेरियो है वो ये बन गया है
ठीक है, नॉर्टन में भी जो Rn की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू योर Rth की वैल्यू, दैट वो हमको प्रीवियस क्लासेस से पता है। फाइन, तो दिस 100 will be directly Rth का वैल्यू। Rth आपका 100 है, इसको सोर्स कन्वर्जन कर देंगे, Vth की वैल्यू 270 वोल्ट्स। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में प्रॉपर्ली जस्ट इस बात को ध्यान दो कि नोटेशंस या जो आपका यूनिट्स है वो मिस नहीं होना चाहिए। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया एंड ऐसे ही लिख देंगे तो वो हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपको रेजिस्टेंस का यूनिट ओम वोल्ट जो भी जो भी क्वांटिटी आप लिख रहे हो उसका यूनिट मिस मत करना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ये सारी चीजें छोटे-छोटे आपका मार्क्स में हेल्प करता है आपको अपने क्वेश्चंस को क्लियर आउट करने में। दिस इज 182 फाइन। इसमें ये क्वेश्चन सबसे बन गया। VTH बराबर 270 वोल्ट कैसे हो गया मैम? क्या वैल्यू आ गई? I into R है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? हाँ ठीक है। तो आप लोग जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल रही है जस्ट सॉल्व क्वेश्चन। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। बिकॉज आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट से थ्योरम क्या है वो आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताता है, बट आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको छोटे छोटे चीजों की बारीकियां पता चलेगी। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था असाइनमेंट में, something 10 which one some current source something this kind of circuit हो जाएगा। अब इस सर्किट में इस 10 वोल्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 10 वोल्ट हैज बीन शॉर्टेड, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो यहीं पे घूमता रहेगा एंड दिस 10 वोल्ट का कोई मतलब नहीं है। तो जब हम नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करते हैं तो दिस 10 वोल्ट इज, अगर आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए दैट मींस इट इज नॉट प्रेजेंट, इट इज एब्सेंट, राइट। तो ऐसे अगर आप छोटी छोटी चीजों को, मैंने जब कुछ आप लोगों के पेपर्स देखे तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इसी को कंसीडर किया। आप लोगों ने यहाँ पे मस्त 10 वोल्ट बनाया, ये क्या यहाँ का जो शॉर्ट था, जो चीज शॉर्ट की हुई थी उस चीज को हटा दिया एंड आराम से क्वेश्चन सॉल्व। नहीं, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस इसलिए दे गए हैं उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बने। मैम जो नीचे में 8 एम्पियर का करंट और रेजिस्टेंस था उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके दोनों को कंबाइन करने से नहीं होगा? कैसे कंबाइन करोगे यार, ये बताओ। आप इसको चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको आप लेंगे वोल्टेज इसमें आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन एग्जैक्टली, आई हैव टू कंबाइन। इसको आप कंबाइन, ये जो शॉर्टेड है, जब आपका वोल्टेज शॉर्टेड है तो ये वोल्टेज का मतलब ही नहीं है, ये वोल्टेज सर्किट को कुछ भी नहीं दे रहा। ओके, ये वोल्टेज इस सर्किट के लिए कोई काम का नहीं है, इसको हमने शॉर्ट करना है। जो वोल्टेज करंट यहीं पे करंट, क्योंकि इससे अगर सपोज करो कुछ करंट जा भी रहा है तो उसको शॉर्ट सर्किट दिखेगी तो करंट यहीं फ्लो करेगा, इसका करंट यहाँ जाएगा नहीं, ये करंट यहीं पे फ्लो करेगा। एंड क्योंकि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, डायरेक्टली शॉर्टेड है, तो यहाँ पर हमको इस मैम उसका करंट उस वाले रेजिस्टेंस में क्यों नहीं जाएगा? इस वाले रेजिस्टेंस 10 वोल्ट का सीधे, यस सर। फिर से वही रसगुल्ले वाली बात आ गई, गुलाब जामुन वाली बात आ गई कि यहाँ पर तुमको भर के 10 गुलाब जामुन खाने को मिलेगा एंड यहाँ पे तुमको बामुश्किल 3 या 4 खाने को मिलेगा, ठीक है। तो तुम इसी डायरेक्शन में जाएंगे ना सब लोग। जब शॉर्टेड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो शॉर्ट सर्किट लाइन होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जहाँ पे कम रेजिस्टेंस होगा सब करंट वहां ज्यादा फ्लो करेगा। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं तो सब करंट तो नीचे फ्लो करेगा।
समझ रहे हो? Yes. तो जब करंट ये वाला करंट यहाँ से निकला, इसको शॉर्ट सर्किट का रास्ता मिल गया, ये सब शॉर्ट सर्किट यहीं पे फ्लो करेगा, यहाँ पे कहीं करंट बोलेगा मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों ऊपर खाबर रास्ते में जाऊं जब मेरे को प्लेन रास्ता मिल रहा है। ठीक है, तो ये करंट यहीं फ्लो कर जाएगा, तो दिस विल नॉट बी इन द सर्किट में इसका रहेगा, बट इट विल नॉट गिव एनी इनपुट टू द सर्किट, वो अपना लेके वहीं पे काम खत्म। So when you analyze this, you just remove it and then analyze it. ठीक है? श्रीषा कुछ पूछ रहे हो आप? मैम वो 10 वोल्ट के नीचे जो बैटरी था, बोलो। हाँ, तो 10 वोल्ट वाला सोर्स के नीचे जो बैटरी है, तो वो भी तो मतलब शॉर्ट सर्किट ही हो जाएगा ना, क्योंकि 10 वोल्ट वाला बैटरी में तो रेजिस्टेंस कुछ दिए नहीं है इंटरनल। इंटरनल रेजिस्टेंस से अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये क्यों शॉर्ट हो रहा है? इसको तो पूरा सर्किट में लाना घूमने, ये मस्त घूमेगा अपना करंट इसमें, ये क्यों शॉर्ट हो रहा है? इसको तो शॉर्ट सर्किट वाली पार्ट ही नहीं मिल रही ना, इसको ना शॉर्ट सर्किट का पाथ मिल रहा है। इस वोल्टेज वाली करंट को भैया हम आराम से बोल रहे हैं कि चलो हम तो घूमते घूमते हम क्यों उधर जाएंगे, हमको उधर जाके क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, असाइनमेंट करना पड़ेगा, ये वाली क्लास में कुछ असाइनमेंट नहीं मिलता है, यहाँ ये वाली क्लास करेंगे। ठीक है, तो वो इधर घूम रहा है, लेकिन इसको कोई ये नहीं की जा रही है, बोले भैया तुमको घूमना ही पड़ेगा, असाइनमेंट भी करो, प्रॉब्लम भी काम चलता। ठीक है, इसको कुछ अगर यहाँ पर भी ऐसे कुछ रहता है, ठीक है, तो ये यही पे ऐसे रहता है। वोल्टेज को आप डायरेक्ट, अगर वोल्टेज डायरेक्टली सॉर्टेड है, दैट मींस वोल्टेज का कोई इनपुट नहीं है इसके साथ। ठीक है, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि डिफरेंट क्वेश्चन बनाओ अलग अलग जगह से, ताकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जब आए तो आप उसको क्लैरिफाई कर सको। अभी क्या है नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट भी है और थोड़े समझने में ट्विस्टेड भी है। ठीक है, तो थोड़ा आराम से समझ लो, आई विल टेक टाइम, इस क्लास में नहीं कंप्लीट होगा, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्लास आल्सो एंड विल कंप्लीट दिस। थोड़ा समझना मुश्किल है, सो जस्ट आराम से समझो। जब आप जो इलेक्ट्रिकल या ईसीई के बच्चे हैं, दे विल ये इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये नेटवर्क थ्योरी जब आप पढ़ोगे, नेटवर्क थ्योरी में दिस इज इसको और डिटेलिंग में आपको बताया है, बट बिकॉज यू शुड नो व्हाट ट्रांजिएंट्स आर एंड हाउ अ सर्किट बिहेव व्हाइल इन ट्रांजिएंट, वो हमको जानना है। तो सबसे पहले इमेजिन करो कि हम लोग के लाइफ में हमेशा दो स्टेट होता है। ठीक है, वन ट्रांजिएंट वन स्टेडी स्टेट। ठीक है, अभी आप थोड़े स्टेडी स्टेट वाले जोन में हो कि ठीक है भैया आराम से थोड़ा क्लास कर रहे हैं, ये है वो है, एंड यू आर इन अ स्टेडी स्टेट जोन की मतलब चिल भी हो रही है एंड काम भी हो रहा है। इसके पहले जस्ट इमेजिन योर सिचुएशन जस्ट बिफोर, जस्ट आपको जब आप एंट्रेंस के प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एंट्रेंस आपने दी है, वो आपका ट्रांजिएंट स्टेट था, आपको नहीं पता क्या हो रहा है आपके साथ, आपको नहीं पता कि रिजल्ट्स क्या होंगे, और यू आर पुटिंग योर इनपुट बट यू डोंट नो कि आपके रिजल्ट्स क्या होने वाले। तो वो लाइफ का ट्रांजिएंट पीरियड है, कुछ टाइम स्टेडी स्टेट चलेगा, फिर कुछ टाइम ट्रांजिएंट आएगा, फिर कुछ टाइम, ये आपकी लाइफ ऐसे चलने वाली है। तो वैसे ही करंट का भी सिनेरियो। ठीक है, तो एक सर्किट भी को भी जब आप सडन कुछ देते हो, सडन अगर उसमें कुछ झुंझलाहट पैदा करते हो या फिर सडन कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करते हो, तो वो एक ट्रांजिएंट स्टेट में जाती है। पहले वो आप किसी को भी ऐसे करोगे तो पहले वो डिस्टर्ब होगा एंड देन फिर वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो देयर आर टू स्टेट्स, वन इज ट्रांजिएंट, वन इज अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है,
स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब सब कुछ नॉर्मल स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही एज यूजुअल, जैसे जो भी आपको जो बिहेव करना है, ठीक है, अब जैसे आप बिहेव कर रहे हो वो आप अपना नॉर्मल बिहेवियर फाइन। तो वैसे जो भी इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर जो भी है वो अपना नॉर्मल बिहेवियर में रहते हैं, ठीक है, जब वो स्टेडी स्टेट में रहते हैं। लेकिन जब आप पे प्रेशर पड़ता है या फिर जब आपको कोई कुछ बोलता है या जब आपको आपकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आती है, आप प्रेशर सिचुएशन में अलग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इन दैट सिचुएशन वैसे ही इंडक्टर, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये सारी चीजें अलग टाइप से रिएक्ट करती हैं जब उनको एक ऐसा सिनेरियो दिया जाए। तो अभी तक सिर्फ हम लोग जितना क्वेश्चन बनाए सिर्फ हम लोग आर से देंगे, ठीक है। लेट्स सी कि एल और सी के साथ क्या होता है, ठीक है। आर का हमारा जो इक्वेशन रहता है वो बहुत ही ज्यादा लीनियर इक्वेशन है, बट इन दोनों केस में कंडीशंस लीनियर नहीं है, इक्वेशंस लीनियर नहीं। फाइन, वोल्टेज क्या होता है रियल इंडक्टर के केस में? बताओ क्या होता है? LDI by dt है। LDI by dt। LDI by dt। I by t। क्या हुआ? डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा माइंड। डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्या वैल्यू होगा बताओ। वो अपोज करेगा ना मैम, LDI by dt वो डायरेक्शन करेगा तो इक्वेशन में क्या होगा? अगर ओपोज करेगा तो इक्वेशन में क्या होगा? LDI by dt नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन माइनस LDI by dt माइनस DI by dt। DI by dt। ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो केस है, अगर करंट कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो जीरो हो जाएगा। DI by dt कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब आपका इंडक्टर कैसा काम करेगा? ई जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट यस सर्किट मैम, तो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो करेगा। तो आप मतलब आपका इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के जैसा काम करेगा। फाइन, ठीक है। धीरे धीरे समझना, मैं लिखवा दूंगी, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम है। तो करंट कांस्टेंट कब रहता है? डीसी के केस में, हाँ। अब AC क्या है? अगर हम एसी का केस लेते हैं, करंट आपका चेंज कर रहा है, ये आपका माइनस LDI by dt के चेंज करेगा, इंडक्टर नॉर्मल इंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा, प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मैंने बोला कि ट्रांजिएंट वाली कंडीशन जब कोई डिस्टर्बेंस आती है तो होती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो होती है। तो वो जो होता है वो इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस बात करते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस के अचानक से कुछ हुआ है एंड इट इज फॉर अ वेरी वेरी क्विक रिस्पांस मिलता है, ठीक है। तो अगर करंट जो है आपका वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत ही ज्यादा जल्दी, ठीक है। इस करंट क्या है कि क्या है DI by dt में देरी कर रहे हैं। DI by dt मतलब अगर आपका जितना छोटा टाइम है, जितना छोटा t रहेगा उतना ही ज्यादा I मिलेगा आपको, मतलब उतना जितना छोटा टाइम मिलेगा, मतलब जितना छोटा t रहेगा
मतलब जितनी जल्दी ये वेरी करेगा, जितना जल्दी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, उतना ज्यादा आपको ई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू, अगर आपका जो टी है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, बहुत छोटा, बहुत क्विक, एकदम क्विक क्विक चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ई, क्या हो जाएगा आपका ई, क्या हो सकता है इस केस में, ई विल टेंड टू इंफिनिटी होगा। यस Yes, boss. ई विल टेंड टू इंफिनिटी, तो आपका जो इंडक्टर है वो कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट के जैसा। ओपन सर्किट। हाँ, यस मैम। ओपन सर्किट के जैसा काम करेगा। यस मैम। फाइन, सो ये केस प्रैक्टिकली नहीं होता, ठीक है, प्रैक्टिकली इस केस में हम लोग नहीं जाते करंट इंफिनिटी, हम थियोरेटिकली बात होती है, ठीक है, इन बहुत ज्यादा बहुत ही हाई वोल्टेज रहेगा, लेकिन इंफिनिटी पे ये प्रैक्टिकल केस में नहीं आएगा, बट वी नीड टू एनालाइज दिस। सो जो हमने पढ़ा, इंडक्टर नॉर्मल ऐसे बिहेव करता है, यहाँ का इंडक्टर कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, ठीक है, इंडक्टर से रिलेटेड हम लोग आगे काफी, जो एसी में काफी इंडक्टर से आपको डिस्कशन करेंगे। हमको इसके अक्रॉस ई निकालना है, जब हमारा डीसी है तो डीसी होगा तो क्या होगा, करंट कांस्टेंट है, हम जानते हैं कि हमारा ऐसे एक इक्वेशन है माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, तो जब करंट कांस्टेंट है तो हमारा करंट जो ईएमएफ जो भी जनरेट हो रहा है उसके अक्रॉस दैट विल बी जीरो। हमारा जो इंडक्टर है वो एक शॉर्ट सर्किट के जैसा काम करेगा, नॉर्मल शॉर्ट ये हो, ठीक है। जब हम एसी की बात करते हैं तो हमारा करंट कंटीन्यूअस चेंज हो रहा है, नॉर्मली चेंज हो रहा है, तो हमारा करंट एल माइनस एल डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब एक ऐसा ईएमएफ जनरेट होगा जो करंट को अपोज करे, ठीक है। और हमारा इंडक्टर नॉर्मल, अपना नॉर्मल, ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है, अपने नॉर्मल बिहेवियर में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारा इसी एसी वाले केस में अगर हमारा टी बहुत छोटा है, हमारा चेंज बहुत रैपिड है, करंट का चेंज बहुत ज्यादा रैपिड है, तो क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंफिनिटी के अराउंड केस पे हो जाएगा, एंड देन व्हाट विल हैपन कि आपका जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट के जैसा होगा, राइट। इस चीज में अभी तक किसी को डाउट है? मैम एक बार और बता दीजिए। मैम सेकंड मतलब केस में तीन मैम continuous ईएमएफ है। इंफिनिटी है तो एल ओपन सर्किट हो जाएगा, ये नहीं समझ में आया। यस मैम, ओपन सर्किट वाला केस ओपन सर्किट वाला मैम। कि टी जीरो होगा तो इंफिनिटी करंट पास नहीं होने देगा। कैसे मैम इंफिनिटी? ये ओपन, ये कैसे इंफिनिटी होगा? डीआई बटा जीरो नहीं। हाँ, अगर ये वाला चीज जीरो हो जाएगा तो डीआई बटा जीरो इंफिनिटी हो जाएगा। मैम ईएमएफ इंफिनिटी हो जाएगा तो एल ओपन सर्किट कैसे हो जाएगा? कौन बोल रहे हो, पहले एक एक करके बोलो, मेरे को सबकी आवाज आ रही है, सुनाई नहीं दे मैम कैसे रही। वो सूरज बात कर रहे हो? कौन बात कर रहा है? साहिल बात कर रहा है? मैम एल ओपन सर्किट कैसे होगा? क्या अंतनु बात कर रहे हो? कौन बोल मैम रहा है? अनिकेत अंकुश। अनिकेत बोल रहे हो? मैम कौन? अनिकेत अंकुश। अनिकेत, हाँ बोलिए अनिकेत। मैम ईएमएफ इंफिनिटी हो जाएगा तो एल ओपन सर्किट होगा, ये नहीं समझ। जब आपके पास एक सर्किट होती है, ठीक है, ओपन सर्किट मतलब क्या होगा? कोई करंट नहीं पास होगा। कोई कंपोनेंट नहीं पास नहीं होगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो जाता है कि कुछ भी अमाउंट ऑफ वोल्टेज हो सकता है, ठीक है। यस I'll make you understand that. जब भी आप
कोई भी अमाउंट ऑफ वोल्टेज हो सकता है ना, यहाँ पे कोई भी अमाउंट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। जैसे जब शॉर्ट सर्किट हुई तो मतलब वोल्टेज 0 हो गया, लेकिन जब ओपन है तो यहाँ पे किसी भी अमाउंट ऑफ वोल्टेज, तो जब इंफिनिटी वोल्टेज है या फिर हमको अमाउंट ही नहीं पता है कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, तो उस जगह को हम ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा जो इंडक्टर है, ठीक है, जो हमारा इंडक्टर है, इसमें इसके अक्रॉस अगर इंफिनिटी वोल्टेज है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो जनरेट हो रहा है, हम ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में, थ्योरेटिकल सिनेरियो में बात कर रहे हैं, इसके अक्रॉस अगर ईएमएफ आपका इंफिनिटी जनरेट हो रहा है एंड दिस इज योर वी, ठीक है, तो ये क्या होगा, इंफिनिटी वोल्टेज को आप कैसे इंफिनिटी वोल्टेज मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई वोल्टेज सोर्स, मतलब जो वोल्टेज सोर्स है वो बहुत हाई है, इसके लिए लेट मी थिंक समथिंग। मैम इंफिनिटी वोल्टेज मतलब कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब ओपन सर्किट। मतलब बहुत बड़ा वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं तो शॉर्ट हो गया ना, जब कोई वोल्टेज नहीं है मतलब वो शॉर्ट सर्किट है। अच्छा, जब 0 वोल्टेज है तो कंडीशन शॉर्ट सर्किट है ना, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या है, आपके पास आपके सर्किट में कुछ नहीं है। लेकिन जब आप इंफिनिटी वोल्टेज की बात करो, आप इंफिनिटी में बहुत बड़े वोल्टेज प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब वो सर्किट खुल चुका है, वहां पे उस पोर्शन में हम लोग क्यों बोलते हैं कि सर ओपन रहेगा तो झटका लगेगा, ये फिर सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है, उस जब क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है वहां पे आपको बहुत ये क्या बोलते हैं, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही वहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, वहां पे सिर्फ वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं इस चीज को फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट इस चीज को समझो कि जब वोल्टेज 0 है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट के जैसे रिप्रेजेंट करेगा ऑब्वियसली, एंड जब बहुत हाई वोल्टेज है तो ओपन सर्किट के जैसे। फाइन मैम, हां बोलिए मैम वो बोल रहे थे कि ये जो इनफिनाइट वाला जो केस है, ये डीसी सर्किट में हो सकता है कि नहीं, डीसी करंट रहेगा तो? डीसी करंट कैसे होगा, डीसी करंट में तो आपका करंट ही कांस्टेंट रहेगा। यस मैम, तो उसमें टाइम इंस्टेंटेनियस स्मॉल नहीं ले सकते हैं? अगर ये केस अभी हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करके जो आपको समझ में आएगा, ये सारे केसेस तब रहेंगे जब आप स्विच, सपोज करो यहाँ पर आपका एक सर्किट है, भाई DI by dt ऐसे ही 0 हो जाएगा। डीसी सर्किट में थोड़ी चेंज होता है एक करंट। मिनट मैं उसका डाउट नहीं किया, यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, अगर स्विच क्लोज्ड है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, काफी टाइम से स्विच क्लोज है, मतलब डीसी सर्किट, डीसी करंट फ्लो कर रहा है, वो आपका इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। आप स्विच को ओपन कर दो, स्विच ओपन कर रहे हो तो चेंज आ रहा है, ठीक है। यस मैम। तो उस कंडीशन, उस ट्रांजिएंट को हमको स्टडी करेंगे, ये सब चीजें आपको डीसी में लोगे तो ऑब्वियसली करंट कांस्टेंट, अगर नॉर्मल एक डीसी सर्किट है जहाँ पे स्विचेस वाला केस नहीं है तो अभी भी ये कंडीशन डीसी में नहीं है, वो हमको क्या करंट आपके पास कांस्टेंट है, वो शॉर्ट सर्किट के जैसे ही रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें विल सी की स्विच ऑन स्विच ऑफ, वो क्योंकि स्विच ऑन ऑफ से आपका ट्रांजिएंट क्रिएट होगा, जब आप स्विच ऑन करोगे तो फिर वो सर्किट अलग तरीके से बिहेव करेगी, जब आप स्विच ऑफ करोगे तो सर्किट अलग तरीके से बिहेव करेगी। तो वो कंडीशन जब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो द मीन बाय ये चीज समझो, एंड आई जस्ट कुछ स्टेटमेंट्स लिखो so that it will be beneficial for you. Continuity condition of inductors थोड़ा लंबा है but important है, इसलिए बोल रही हूँ। Continuity condition of inductors, बस थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा। okay, धीरे-धीरे।
2 बार रिपीट कर रही हूँ। The current that flows through a linear inductor must always be continuous. The voltage across the inductor is not proportional to the current flowing through it. But to the rate of change of current flowing through it. डायरेक्ट जो भी इस वोल्टेज है वो डायरेक्टली करंट पे डिपेंड नहीं है। मैम करंट क्या बात है बोलिए और एक बार रिपीट कीजिए। रिपीट मैम शुरू से रिपीट कीजिए मैम। शुरू से बोलो। The current that flows through the linear inductor must always be continuous. From the voltage across the inductor is not proportional to the current, but to the rate of change of current with respect to time. The voltage across the inductor is zero. The voltage across the inductor is zero when the current flowing through the inductor the voltage across the inductor is zero when the current flowing through the inductor does not change with time. This observation implies that the inductor as a short circuit under steady state DC current. This observation Ma'am, repeat. The voltage across the inductor is zero when the current flowing through the inductor does not change with time. देखो जो मैंने बताया है उसी को लिखा है, ठीक है? तो थोड़ा ये करके the voltage across the inductor is zero when the current flowing through the inductor does not change with time. यहाँ तक सबका हो गया? This observation implies that the inductor acts as a short circuit under steady state DC current. Under steady state DC current. Steady state. On the other hand, alternating current is constantly changing. On the other hand, alternating current is constantly changing. Therefore, an inductor will create an opposition
will create An inductor will create an opposition voltage polarity. Opposition voltage polarity that tends to limit the changing current. That tends to limit the changing current. That tends to If current changes, बस लिमिट द चेंजिंग करंट के बाद the opposition voltage polarity that tends to limit the changing current. Limit the changing current. जो हम लोग अभी बात की थी जब DC है, तो वो E equals to minus NDI by dt नहीं रहेगा. Current ऐसा होगा ताकि this negative sign will oppose. Current will oppose. Means EMF will oppose the current. It will limit the current. Okay, I'll repeat again. On the other hand, AC current is constantly changing. Therefore, an inductor will create an opposition. Therefore, an inductor will create an opposition voltage polarity that tends to limit the changing current. If current changes very rapidly with time, then the inductor causes large opposition voltage. Then the inductor causes large opposition current. If current changes very rapidly with time, then the inductor causes large opposition voltage across its terminals. The current changes through the inductor. From one level to another level. बस लार्ज अपोजिशन वोल्टेज मैम रिपीट Okay, just a second. If current changes very rapidly with time, the inductor causes a large opposition voltage. Across its terminals. If current changes through the inductor, from one level to another level instantaneously. If current changes through the inductor from one level to another level instantaneously, that is dt equals to 0 seconds. Then the voltage across it would become infinite. And this would require infinite power at the terminals of the inductor. Thus, एक बार फिर से मैं लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर दे रही हूँ. If current changes through the inductor from one level to another level instantaneously, that is dt equals to 0 seconds, then the voltage across it will become infinite. Thus, it will require infinite power at the terminals of the inductor. Okay. It will require infinite power at the terminals of the inductor.
Thus, instantaneous changes in current. Thus, instantaneous changes in current through the inductor. Thus, instantaneous changes in current through an inductor is not possible in practical purpose, in practical practice. Thus, instantaneous changes in current through an inductor is not possible in practice. ठीक है, ये चीज हम लोग जो फर्स्ट क्लास था वहां पर भी हम लोग जब ये इंडक्टर कैपेसिटर डिस्कस कर रहे थे, वी हैव डिस्कस्ड कि इंडक्टर में करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता और वो जो कैपेसिटर होती है उसमें वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता. ठीक है, so now you know the reason कि करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज क्यों नहीं हो सकता. फाइन, यू नो दैट. अभी क्या है कि सपोज सब लोग लिखिए. See, I have dictated this part because आप इसके बाद में भी जब पढ़ोगे तो this piece is very important to you to conceptualize everything. इसीलिए मैंने आपको dictate किया. Although जो इसके पहले हमने डिस्कस किया था, everything is that only. It is a summary of all that we have discussed before. Right. अच्छा, अब now we'll write some equations for it. Okay. Since we are out of time now, we have 5 minutes. 5 minutes. मैम dt कभी 0 होगा मैम? क्या? dt कभी 0 होगा, ये पॉसिबल है मैम? dt 0 पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत क्विक पॉसिबल है ना. प्रैक्टिकल केस में ये पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकल केस में इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि करंट चेंज नहीं कर सकता. इंडक्टर के क्रॉस करंट बहुत क्विकली टाइम में dt हम लोग जब आप मैथ सॉल्व करते हो, ठीक है, जब आप मैथ में पढ़ते हो dt टेंडिंग टू 0 पढ़ते हो ना. यस मैम, टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना, यही पूछ रहा हूं. वही टेंड्स टू 0 वाला ही केस है वहां पे कि बहुत इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है ना. टाइम 0 कैसे हो सकता है? वही ना मैम, टाइम 0 नहीं हो सकता. टाइम चेंज 0 कभी नहीं हो सकता, लेकिन टेंडिंग टू 0 वाला केस है. तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रूप में बात करते हैं. That is the instantaneous condition. आधे माइक्रोसेकंड पहले यहाँ हो, आधे माइक्रोसेकंड पहले यहाँ, बाद में यहाँ चले. ठीक है. मैम सबसे छोटा टाइम इंटरवल क्या हो सकता है? But for analysis purpose and to analyze this stuff, we need to consider this case. अच्छा, आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है मैथ्स में? हो रहा है मैम. हो रहा है मतलब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिए हो सब लोग? यस मैम. तो उसके आपको सॉल्यूशंस पढ़ चुके होंगे. मैम डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं हो रहा है, हम लोग जो 12th में पढ़े हैं वही जानते हैं. 12th वाला पता है ना, मतलब यू आर अवेयर. Yes. यू आर अवेयर ऑफ द सॉल्यूशन पार्ट. तो नेक्स्ट क्लास सैटरडे को विल कंप्लीट दिस टॉपिक, विल कंप्लीट डीसी मॉड्यूल. डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट थोड़ा सा रिवाइज करके रखना बिकॉज़ वी विल नीड ऑल दोस थिंग्स. ओके मैम. जल्दी मतलब इंडक्टर के पैर मतलब विल डील विद आरएल सर्किट, आरसी सर्किट एंड आरएलसी सर्किट. यस मैम. We need to consider the differential equation वाला पार्ट. तो उसको Thank you, ma'am. revise कर लेना. ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग quickly इस चीज को further move on कर सकें. Okay? ओके मैम. So I feel अभी start करूँगी तो we don't have the time for that. Next class में we'll complete this transient part. Okay, thank you. The first module. Thank you, ma'am. Thank you मैम. Thank you, ma'am. Thank you मैम. Have some doubt? Thank you मैम. No ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. No doubt. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am.